Jai Hind students, this video for class 9th, lesson number 9, fundamental rights, fundamental duties and directive principle of the state policy. In our previous videos, we have completed the two topics of the lesson, the fundamental rights, the fundamental duties. In this lesson, we will discuss about the directive principle of the state policy. These things is new for you, the directive principle of the state policy, राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत स्टैंडर्ड 8 में थे, लेकिन इतने डिटेल में नहीं थे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे पीछे के दो वर्ड है वो आप उसको अच्छी तरीके से समझना। स्टेट पॉलिसी, इसको याद रखना, स्टेट पॉलिसी। स्टेट मतलब आप समझते हो भारत के जो जितने भी स्टेट्स है वो स्टेट, एंड पॉलिसी मतलब वो कायदे कानून नियम। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि एक बहुत ही समझदारी का काम किया कि उसने सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर या तो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं किया। हमने देखा कि भाई फेडरेशन टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इन 8th लेसन वी हैव स्टडीड कि इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश के अंदर कि सीएम पीएम ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन किसी भी के पास कंट्रोल अथॉरिटी पावर्स नहीं है, पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, चाहे वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्यों ना हो। सो इन द डायरेक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को अपनी पॉलिसी बनाने का उनके ऊपर छोड़ दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे दिया, स्टेट को भी कुछ अथॉरिटी दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको भी परमिशन दी। The state of India can frame the law in the different department for their own policy, for the development of the state, for the development of the people, for the development of that society, for the development of the culture, for the make the strong of the democracy. स्टेट अपने स्टेट के अंदर कायदे कानून अपने तरीके से लगा सकता है। हमने आगे देखा भी स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट आते हैं 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर वो अपनी पॉलिसी फ्रेम्ड कर सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम्ड देन पॉलिसी ऑफ पर्टिकुलर फॉर द स्टेट। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हालांकि वो एग्जांपल अंदर डिटेल में आएगा, लेकिन शुरुआत में समझने के लिए ये एग्जांपल जो है वो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब मानता हूं कि ये एग्जांपल समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फॉर एग्जांपल कि एक भारत एक देश है, एक कानून है, एक संविधान है, लेकिन फिर भी स्टेट के वाइज कुछ जो नियम है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल गुजरात में अल्कोहल, वाइन, लिकर जिसको हम दारू कहते हैं वो बैन है, प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंध है। गुजरात के अंदर दारू बेचना, पीना या तो इस प्रकार की कोई भी स्मगलिंग की एक्टिविटी करना या तो इससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना वो कानूनन अपराध है, प्रोहिबिटेड, बैन है, उसके लिए सजा है गुजरात स्टेट के अंदर। लेकिन आप महाराष्ट्र में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, आप कोई भी ऐसे दूसरे स्टेट में जाओ तो वहां पे जो वाइन बैन नहीं है, वहां पे लोग बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और उस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन गुजरात के अंदर वो लीगली वो प्रोहिबिटेड है, बैन है बिकॉज ऑफ। तो आपको ऐसा क्वेश्चंस होना चाहिए कि भाई एक ही देश के अंदर दो अलग अलग कानून, एक स्टेट में वो काम करेंगे वो तो अपराध, और दूसरे स्टेट में वो काम करेंगे तो वो है उसको परमिशन दिया गया है, उसको लीगली परमिशन दिया गया है। तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो ये स्टेट के अंडर में आता है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने वाइन के ऊपर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। तो ये एक एग्जांपल याद रखना कि ये जो है गुजरात सरकार का अपना स्टेट पॉलिसी है, वो इसके ऊपर बैन लगाना या तो बैन हटाना वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। स्टेट हैज गॉट द पावर
कि मुझे अपने स्टेट के गुजरात, गांधी का गुजरात है, गुजरात को ऐसा लगता है कि भाई जो लिकर या तो जो वाइन है वो सोसाइटी के लिए एक बहुत ही वो दूषण के जैसा इविल्स है, तो उसके ऊपर बैन लगाया है। तो समाज के अंदर जो इविल्स है और जिस प्रकार की जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ना हो, इसकी वजह से गुजरात गवर्नमेंट ने फॉर द डेवलपमेंट फॉर द पीपल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द मेकिंग द स्ट्रॉन्ग ऑफ द डेमोक्रेसी, उसने इस जो हार्मफुल ड्रग्स के ऊपर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। तो द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम द लॉ पॉलिसी अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्यों? बिकॉज ऑफ टू डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। But the directive principle has a state policy, it is don't have a legally support. जैसे फंडामेंटल राइट्स को लीगली सपोर्ट है, वो आपका कोई राइट स्नैच अवे करता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के सेक्शन के अंदर। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं करता, कल उठ के गुजरात गवर्नमेंट है वो दारू के ऊपर से प्रतिबंध हटा दे कि यहाँ पे भी नॉर्मली स्टेट की तरह दारू, यहाँ पे वाइन जो है वो सेल भी होगा, परचेस भी होगा और पी भी सकोगे, तो हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट में लीगली पीआईएल या तो इस प्रकार का कोई भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को लीगली सपोर्ट नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? तो लीगली सपोर्ट ये नहीं, स्टेट अपने इंटरेस्ट में पब्लिक के लिए ये काम कर सकते और नहीं कर सकते तो हम गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम भी नहीं कर सकते, ना तो उसको हम लीगली कोई उसके ऊपर हम लड़ सकते हैं। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर सेड in the 4th chapter in the constitution about the directive principle of the state policy, Dr. Baba Saheb Ambedkar said that to rule the regime, these principles are the functions, it is the do not legally right. To rule the regime, these principles are the directive principle of the state policy. To rule the regime, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को रूल करना है, फॉर एग्जांपल भी मैंने जैसे आपको बोला कि भाई गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो वाइन है वो यहाँ पे प्रोहिबिशन हटा दिया, तो हटा सकता है, हम कानून में जाकर उसके अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर जाएंगे हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट यही बोलेगा भाई गुजरात गवर्नमेंट का राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो फिर तो पब्लिक, तो हमको वोटिंग का अधिकार है, हमको वोट देने का अधिकार है। अगर गवर्नमेंट ने हमारे हिसाब से या तो जो भी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छा है, अगर उसने वो उसके अगेंस्ट में काम किया तो उसका जवाब हम कब देंगे? इलेक्शन के टाइम पे। तो जब इलेक्शन आएगा तब अपोजिशन पार्टी उसके अगेंस्ट में बहुत ही कंपेनिंग करेगी कि भाई उसने ये, स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया जिसकी वजह से नुकसान हुआ। पब्लिक की नजर में अगर आपको अच्छा रहना है, अच्छा बनना है, तो आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पब्लिक आपको वोट देगी नहीं। तो वोट नहीं देगी तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी, रूल नहीं कर सकोगे, रूलर पार्टी नहीं बनेगी। टू रूल ओवर द रेजिम, अगर आपको रीजन के ऊपर रूल करना है तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, भले उसको लीगली सपोर्ट मिले या ना मिले। लेकिन पब्लिक की नजर में अगर आपको काम अच्छा दिखाना है, अगर एक समाज का अच्छा डेवलपमेंट करना है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज द नेशन, द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट, वहां के जो नागरिक, वहां के जो लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करेंगे और वो रूल नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आई थिंक अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये है, और एक सेंटेंस है वो आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकशाही और आर्थिक लोकशाही, इकोनॉमिकली। अगर समाज जो है वो, समाज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, समाज के लोग हैं वो बराबर प्रिपेयर्ड नहीं है, मैच्योर नहीं है, इकोनॉमिकली हमारी स्टेबल नहीं है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कब कंप्लीट है? जब देश का सोशल डेमोक्रेसी मजबूत हो, जब देश की इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी मजबूत हो, तो ही इट इज
it is said that the political democracy is become strong when the social and the economical democracy will be strongest. So it is the political democracy. Now we will study the different the five policy of the directive principle of the state policy. So first, the principles related economic policy. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के ही अलग अलग जो 5 जो है पॉलिसी है, उसमें सबसे पहला है इट इज द रिलेटेड टू द इकोनॉमिकली पॉलिसी. तो फर्स्ट, अभी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर भी 9 पॉइंट्स है. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो फर्स्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इक्वल वेल्थ अमंग द ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, अमंग द ऑल द पीपल. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि लोगों के अंदर वेल्थ मतलब जो पैसा है, जो इनकम आता है स्टेट का, वो लोगों के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम. कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, और कोई इतना, किसी के पास अपने बंगले, गाड़ी और अपना जेट प्लेन होगी, और किसी के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं होगा. वाई? बिकॉज ऑफ द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम. इनकम का जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. तो स्टेट गवर्नमेंट को जो इकोनॉमिकल पैसा जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, जो है वो लोगों के लिए. सेकेंड नंबर वही इसके रिलेटेड है, द स्टेट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड द ओनली दिस इकोनॉमी टू द सर्टेन ग्रुप्स. कोई बिजनेस ग्रुप है, कोई बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज, अपने स्टेट का नेचुरल रिसोर्सेज, अपने स्टेट की जो इकोनॉमी है वो पर्टिकुलर किसी बिजनेस ग्रुप को ही बेनिफिट के लिए दे दे, उनको ही दे दे, उनको ही टेंडर पास करे, उनको ही पैसा दे करे, तो इट इज नॉट गुड. तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखना है तो सब में इक्वल इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, बटनी चाहिए. अगर आपके पास 100 रुपया है और अगर आपके सामने जो है वो 100 इंसान खड़े हैं, तो सबको 1-1 रुपीज अगर मिलेगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन किसी को 50 रुपया दिया, किसी को 20 रुपया दिया, किसी को नहीं दिया, बहुत सारे लोगों को उसके अंदर नहीं मिलेगा, किसी को 2 रुपया दिया, किसी को 5 रुपया दिया, किसी को 10 रुपया, तो इट इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो 50 रुपया मिलेगा 100 में से, वो सबसे अमीर होगा, और बाकी के लोग जो है वो बहुत ही डिप्राइव्ड जो लाइफ वो स्पेंड करेंगे. सो इट इज नॉट अ गुड फॉर द सोसाइटी. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक ही जो इकोनॉमी है वो कोई पर्टिकुलर एक ही ग्रुप को दे देनी नहीं चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए. थर्ड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, एक ही समान काम कोई करता है, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, कोई कास्ट का हो, लैंग्वेज का हो, रिलीजन का हो. एक ही काम अगर कोई भी कैटेगरी का जो भी इंसान करता है, तो उसके लिए उसको एक ही प्रकार का पेमेंट मिलना चाहिए. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर द गुड हेल्थ फॉर द लेबरर्स एंड द प्रोविजन फॉर द हाइजेनिक एंड द गुड एनवायरमेंट फॉर द लेबरर्स. क्योंकि स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री और इस प्रकार के एरिया होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे अहमदाबाद में देखें तो नारोल जीआईडीसी, वटवा जीआईडीसी है, औढव जीआईडीसी है, नरोडा जीआईडीसी है. तो वहां पे जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां के लोगों की हेल्थ और वहां के खास करके जो लेबरर्स की जो हेल्थ है, उसको संभालना, उसको टेक केयर करना, और उसके लिए हेल्थ सर्विसेज बढ़ाना, वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हेल्थ के रिलेटेड ये है. नेक्स्ट, प्रमोट एंड कोऑपरेट द इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय द लेबरर्स. प्रमोट एंड कोऑपरेट, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है, उसके लिए उसके ऊपर बहुत देश की बहुत ही इकोनॉमी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है. तो प्रमोट दैट टाइप्स ऑफ द यूनिट एंड द लेबरर्स. प्रमोट करना चाहिए, मतलब उनको इंकरेज करना चाहिए, उनको नेचुरल जो नेसेसरी अरेंजमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, लैंड है, जिसकी वजह से जो वहां के जो यूनिट्स है वो रन हो और देश की इकोनॉमी मजबूत बने. सो दीज आर ऑल्सो द इन द थिंग्स. नेक्स्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन टू लिव द हेल्दी एंड डिग्निफाइड ऑफ द एनवायरमेंट. The protections of the children, protections of the youth, and for the protections of the women and the protection also the environment. ये सब भी स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के अंदर आता है,
कि बच्चों को देखभाल करना, बच्चों के लिए कुछ का स्पेशल जो बेनिफिट्स है, स्कीम है यूथ के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और इस प्रकार का एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट, स्टेट का जो एनवायरनमेंट है वहां पे सेंचुरीज बनाना, फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, कोई हेरिटेज है, कोई कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करना, उसको संभालना, तो ये सब भी आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट, टू where the delivery time of the woman, the leave, and about the different types of the leave and the benefits for the woman। कि वुमेन अगर कहीं पे कोई जॉब करती है और वो प्रेग्नेंट हुई और डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको उस प्रकार की जो लीव मिले, उस लीव का पैसा मिले, उसका बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि भाई वो फिर जॉब छोड़ के चली जाए या तो फिर उसको जॉब पे फिर बंद हो जाएगा वहां पे, उसको उस प्रकार का बेनिफिट मिले कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे वुमेन को फिर इंश्योरेंस मिले। हर एक जो लेबरर से जो काम करते हैं, जब आप लोग बड़े हो गए और अलग अलग सेक्टर के अंदर काम करने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रकार का एक्सप्लोरेशन हो रहा है और किस तरीके से काम लिया जा रहा है। तो वहां पे जो आपके जो ऑनर्स है वो आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, वो ऑनर्स की ड्यूटी है इंश्योरेंस देना। बोनस से रिलेटेड है ग्रेजुइटी, आपका फंड, आप जो सर्विस करते हैं वो किसी की कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर आपने सर्विस किया तो आपको वहां पे बोनस मिलेगा, फंड मिलेगा, उसकी ग्रेजुइटी मिलेगी। तो ये सब भी दिलवाना, और ये सब का जो गवर्नमेंट जॉब है, इट इज द ड्यूटी फॉर द गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने वहां पे अरेंजमेंट करना चाहिए। दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। To organize the agriculture and animal husbandry and the ban on the slaughters of cow and different types of the animals। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर इज द स्टेट सब्जेक्ट, एनिमल हस्बेंडरी दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट सब्जेक्ट में है। तो देश के अंदर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, फार्मर्स को अच्छा सीड जो है वो प्रोवाइड हो, फार्मर्स को उसके जो क्रॉप है उसका अच्छा उसको पैसा मिले, उसका अरेंजमेंट। एनिमल हस्बेंडरी, मिल्क, तो उसका एक अरेंजमेंट अच्छी तरीके से हो। और कुछ स्टेट ने जैसे गाय हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि गाय की हत्या करोगे तो वहां पे आपको सजा होगी। तो दैट इज अ स्लॉटर ऑन द काउ एंड सम स्पेशल एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, कोई स्टेट के अंदर जैसे गाय को मारना जैसे अपराध नहीं है और कोई स्टेट के अंदर गाय को मारना वो अपराध है, उसकी सजा हो सकती है। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। एंड द 9 नंबर, इक्वल लीगल राइट्स एंड प्रोवाइड द फ्री इक्वल सर्विस टू द पब्लिक ऑफ द दैट स्टेट। फ्री लीगल सर्विस के कानूनी जो है वो जैसे कि फ्री में आपको एडवाइस, क्योंकि हमारे देश के अंदर ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जुडिशरी सिस्टम बहुत ही एक्सपेंसिव है, महंगी है। अगर आप कोई केस करेंगे तो सालों चलेगा और पैसा भी बहुत खर्च होगा। तो जो पुअर पीपल है, जो विलेज पीपल से, जो रिमोट एरिया के जो लोग हैं, उनको जस्टिस नहीं मिलता, उनको पता ही नहीं चलता कायदा क्या है, कानून क्या है, रूल्स रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में अवेयरनेस ही नहीं। तो हर स्टेट गवर्नमेंट को ये अरेंजमेंट करना चाहिए कि अपने स्टेट के लोगों को फ्री में लीगली एडवाइस मिल सके। क्योंकि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लॉयर्स है जो सिर्फ अपॉइंटमेंट, मतलब उसके साथ 5 मिनट 10 मिनट मीटिंग के भी वो 1000 रुपए ले लेते हैं। एक केस की सुनवाई के बाद एक केस में आपकी हियरिंग करेंगे और आपके पास से लाखों रुपए ले लेंगे। तो फॉर द पुअर पीपल व्हाट कैन डू, पुअर पीपल जो है हमारे देश के अंदर, उनके पास ना तो इस तरीके का जो एक्सपेंस जो उनका जो इकोनॉमिकली होता है जो, तो उसके लिए गवर्नमेंट को बनाना चाहिए एक फ्री लीगल सर्विस। जैसे हमारे गुजरात के अंदर हमारे शाहीबाग जहां पे अंडर ब्रिज में वहां पे साइड में एक ऑफिस है, गुजरात है इसलिए वहां पे गुजराती में ही है, कानूनी मफत सलाह केंद्र, कि वहां जाकर आप फ्री में कोई भी लीगली एडवाइस ले सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर हो या कोई भी मैटर हो, आप फ्री में लीगली एडवाइस ले सकते हो। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए अरेंजमेंट उनको करना चाहिए। सो दीज आर द
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑन द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी वजह से लोगों की जो है वो इकोनॉमी बचे और लोगों को पैसा खर्च ना करना पड़े। सेकंड नंबर है सोशल पॉलिसी। सोशल पॉलिसी दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगराइज पीपल इन आवर कंट्री। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने अनटचेबिलिटी को बैन किया, और डिफरेंट, जैसे हमने 8th लेसन में पढ़ा, प्रोविजन फॉर द SC, ST एंड OBC, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेक्शन। तो उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना, शेड्यूल्ड कास्ट अनटचेबिलिटी के जो विक्टिम बने थे उनको शेड्यूल्ड कास्ट में कंसीडर किया गया। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आदिवासी पीपल थे, जो फॉरेस्ट पीपल थे, जो रिमोट एरिया में रहते थे, दैट इज कंसीडर्ड एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उनके लिए अरेंजमेंट, उनके लिए बेनिफिट, जॉब के लिए बेनिफिट, रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन एंड द डिफरेंट इकोनॉमिकल बेनिफिट, स्कॉलरशिप्स, तो ये सब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उनको बेनिफिट दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको बेनिफिट दे ही रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती है। सो इट इज कंसिडर ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। शायद आने वाले दिनों के अंदर देश के अंदर इसकी चर्चा हो सकती है। जैसे ये गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 रिमूव किया, 35A रिमूव किया, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ये पॉलिसी भी रहेगी कि हर स्टेट में लगाया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी व्हाट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड? हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, ज्यूइश, बहुत सारे रिलीजियन, लैंग्वेज। और धर्म के लिए हमारे देश के अंदर सबके धर्म के हिसाब से अलग अलग कायदे कानून। फॉर एग्जाम्पल के मैरिज, डिवोर्स, ये जो है वो कायदे कानून वो एक जैसे नहीं है, हर लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे हिंदू के लिए मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम के लिए मैरिज एक्ट अलग है, सिख, बुद्ध, जैन, सबके लिए मैरिज एक्ट है वो अलग अलग है, डिवोर्स एक्ट है वो अलग अलग है। हिंदू एक शादी कर सकते हैं, एक से अगर वो दूसरी शादी करेगा डिवोर्स दिए बिना तो वो अपराध है, वो लीगली उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, उसको सजा हो सकती है। लेकिन वही फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम, अगर मुसलमान एक से ज्यादा शादी करते हैं तो उनको इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो देश के अंदर मैरिज, डिवोर्स, उस जो कायदे कानून है वो धर्म के हिसाब से हमारे देश के अंदर, तो वो सारे कायदे कानून हटाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के एक ही कायदे कानून, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से नहीं, एक ही कायदे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन इन ऑल ओवर द स्टेट, इन ऑल ओवर द कंट्री। स्टेट चाहे तो वो कर सकता है, वो अभी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का ये सब्जेक्ट है। जैसे गोवा ने लगाया यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर स्टेट चाहे तो अपने स्टेट के अंदर ये कोड लगा सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर सब धर्म एक जैसे, एक समान हो जाएंगे कि अलग अलग मैरिज और डिवोर्स एक्ट उनके नहीं रहेंगे, तो ये होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर ये देश के अंदर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट लाने का अगर ये सोच रही है, या तो अगर ये आएगा तब देश के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। जैसे NRC को लेकर हुआ, जैसे CAA को लेकर हुआ, जैसे 370 को लेकर हुआ, 35A को लेकर हुआ, जैसे देश के अंदर बहुत सारा डिफरेंसेस हुआ। तो अगर डिस्कस शुरू हो गया देश के अंदर तो एक बहुत ही बड़ा एक इश्यू हो सकता है, दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सो दीज आर द सोशल पॉलिसी। थर्ड नंबर, इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल साइंस। तो उसके अंदर भी कुछ पॉइंट है, इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल साइंस, और वो आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसमें फर्स्ट है पंचायती राज। तो हमारे देश के अंदर 3 प्रकार की गवर्नमेंट है, यू ऑल ऑफ यू नो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 गवर्नमेंट है देश के अंदर। तो पंचायती राज इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द पंचायती राज इज इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारे देश के हर गांव जो है वो पंचायती राज के अंडर है। फॉर एग्जांपल गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के अंदर 18,600 विलेजेस है, एंड एवरीवन हैज द पंचायत, ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं हम ग्राम पंचायत। तो वहां के जो है वो सरपंच, ग्राम पंचायत के अंदर इलेक्शन होता है, उसके जो लीडर है वो सरपंच होते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा होता है, और इस प्रकार का उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो
ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिशमेंट करना और उसको स्ट्रांग बनाना, वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड नंबर, द सेपरेट its service from the corporate of the judiciary, so that's why the judge can give their judgment without any partiality, impartiality, without any favor or the fear। कि देश के स्टेट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो कोर्ट जो आती है वो तालुका कोर्ट है या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है या तो उसके जिसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, जो एकदम निचली अदालत जिसको बोलते हैं। तो वहां के जो जजेस है उनको एक सेपरेट, उनको एक मिलना चाहिए, सेपरेशन मिलना चाहिए एग्जीक्यूटिव बॉडी से। क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो जुडिशरी सिस्टम के अंदर दखलगिरी ना करे, वो इंटरफियर ना करे। तो ऐसा एक अरेंजमेंट करना वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। सो दैट्स व्हाई द जज कैन गिव दैट जजमेंट विदाउट एनी फेवर, विदाउट एनी फियर। एंड द नेक्स्ट, द अटेम्प्ट टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हालांकि ये जो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर ज्यादा काम करता है, लेकिन देश बनता किससे है? अलग अलग स्टेट से। तो हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे बनाए। फॉर एग्जांपल गुजरात, तो गुजरात की बाउंड्री पाकिस्तान से कनेक्टेड है, तो गुजरात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इंटरनेशनल मैटर के अंदर गुजरात का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फॉर द इंटरनेशनल justice and for the international contribution, the state government also, that is the attempt for these services. So these are, that is regarding about the international and political science. The fourth number is about the education and cultural policy. Education and in the cultural policy, that is about the regarding same topic, the 6 to 14 years child, education and the cultural policy। 6 से लेकर 14 साल के जितने भी देश स्टेट के अंदर बच्चे हो, वो कहीं पे भी चाइल्ड लेबर में नहीं होने चाहिए, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, उसका अरेंजमेंट करवाना, चाहे वो कोई भी कल्चर का हो। फॉर एग्जांपल कि गुजरात है तो गुजरात के अंदर दूसरे लैंग्वेज के लोग रहते हैं, दैट इज ऑल्सो रिसाइड ओवर हियर ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो वो लैंग्वेज वाले लोग हैं, जैसे मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, मारवाड़ी है, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, तो उन लोगों को अपने कल्चर में, अपने जो लैंग्वेज के अंदर पढ़ सके, ऐसा अरेंजमेंट करना, प्राइमरी एजुकेशन वो ले सके, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है अरेंजमेंट करवाना। और 6 to 14 इयर्स के बच्चों को जो पढ़ाना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के अंतर्गत, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी में वो आ जाता है। सो एजुकेशनल एंड कल्चरल पॉलिसी। नेक्स्ट, द हेल्थ पॉलिसी रिलेटेड। The health policies as the public wellness and the hygienic should be the provided of the different places, the public health and the hygienic places के स्टेट के अंदर जो पब्लिक रहती है उनकी हेल्थ के बारे में, उनके हाइजीन के बारे में, बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम करवाना, या तो कुछ एपिडेमिक्स फैल जाए जैसे अभी हाल फैला हुआ है कोरोना, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके लिए अरेंजमेंट करना, उसके लिए हॉस्पिटल्स जो है वो प्रोवाइड करना, उसके लिए डॉक्टर्स का अरेंजमेंट करना, उसके लिए दवाइयों का अरेंजमेंट करना। तो ये सब हेल्थ पॉलिसी रिलेटेड रिगार्डिंग अबाउट द पब्लिक वेलनेस एंड द हाइजीन, पब्लिक की वेलनेस और पब्लिक का हेल्थ, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, वो भी देखना और वो प्रोवाइड करना। ये जिससे हमने ये स्टार्ट किया था एग्जांपल, प्रोहिबिशन ऑन द हार्मफुल ड्रग्स, जिससे मैंने ये एग्जांपल देकर आपको मैंने समझाया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट हार्मफुल ड्रग्स, ये जैसे गुजरात के अंदर जो बैन है वाइन लिकर, जो बैन है गुजरात के अंदर, अल्कोहल बैन है, तो ड्रग्स है, हेरोइन है, कि इस प्रकार के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो ड्रग्स है, अल्कोहल है, वो स्टेट गवर्नमेंट बैन कर सकता है, वो अपने स्टेट के अंदर वो प्रोहिबिशन वो कर सकता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द एनवायरमेंट, टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, जैसे सेंचुरीज जो है वो बनाना, के कोई भी लैंड को वो एनवायरमेंट ट्रीज का प्रोटेक्शन करना, हेरिटेज प्लेसेस है, जैसे हमारे गुजरात के अंदर बहुत सारे जो हेरिटेज प्लेसेस है गुजरात के अंदर, जैसे सोमनाथ टेम्पल है, अंबाजी टेम्पल है,
और यहाँ पे केव्स भी है गुजरात के अंदर, जूनागढ़ के अंदर जो केव्स है, अडालज के अंदर जो केव्स है, एनवायरमेंटल प्लेसेस जो है वो गिर फॉरेस्ट है। तो ये सब स्टेट सब्जेक्ट में आता है। इसकी देखभाल करना, उसको टेक केयर करना, उसको प्रोटेक्शन देना और उसको जो प्रमोट करना, दैट इज द स्टेट सब्जेक्ट एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एंड द लास्ट इज द हाइजीन, द एनवायरमेंट एट द वर्किंग एरियाज and the social culture of the development and entertainment provisions. So the hygiene of, that is the hygiene of the environment in the working areas, कि सिटी का हो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो या सिटी एरिया हो, वहां का जो एनवायरमेंट है उसको तंदुरुस्त रखना, उसको हाइजीन रखना। जैसे आए दिन जैसे पेपर में आता है भाई ये स्टेट का जो है वो पॉल्यूशन के नंबर में ये स्टेट है वो आगे है, ये स्टेट है वो पीछे है। तो पॉल्यूशन के रिलेटेड मामले में, एनवायरमेंट के मामले में, वर्किंग प्लेस जो प्लेसेस है जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है या तो कोई भी प्लेसेस में एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखना वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट आए दिन इस प्रकार का हम पढ़ते रहते कि वहां की गवर्नमेंट इनिशियल स्टेप्स ले रहे हैं कि ऑड इवन फॉर्मूला लगा रहे हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है टू हाइजीन द एनवायरमेंट ऑफ द स्टेट एंड द सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। सोशल कल्चर, बिकॉज ऑफ द मल्टीकल्चर कंट्री, इंडिया इज अ मल्टीकल्चर कंट्री और हर एक स्टेट अपने आप में एक हिंदुस्तान है। हर एक स्टेट में भारत के सब स्टेट के लोग रहते हैं, तो हर स्टेट के लोगों का अपना अपना सोशल और ट्रेडिशंस होता है। तो उसका डेवलपमेंट करना, उसको अरेंजमेंट करवाना, वो अपने फेयर फेस्टिवल ये मना सके भारत के कोई भी कोने में जाकर, तो दैट इज द स्टेट सब्जेक्ट्स में। एंड एंटरटेनमेंट प्रोविजन कि लोगों का एंटरटेनमेंट करवाना, कि पार्क है या तो पब्लिक प्लेसेस है, लाइब्रेरीज बनवाना, गार्डन्स है, म्यूनिसिपल गार्डन जैसे हमारे शहर के अंदर जैसे कोने कोने में बने हुए हैं। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट करना, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स है, जिम्स है और इस प्रकार का जो different types of the places को develop करना, that is also the state subject. So this is regarding about the directive principle of the state policy. I think you have clear understood regarding about the directive principle of the state policy. So the last point is that what is the difference between the directive principle of the state policy and the fundamental rights? आगे हमने सबसे पहला जो टॉपिक था लेसन का, that is the fundamental rights और फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये दोनों का जो एम है, उसका गोल है वो एक ही है, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, कंट्री, द स्टेट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। दोनों का जो एम है, गोल है, पर्पस है वो एक ही है कि देश को आगे बढ़ाना, लोगों को आगे बढ़ाना, उसका देश को मजबूत बनाना, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना और डेवलपमेंट करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। दोनों के एम एक ही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? तो डिफरेंट एक है कि ये जो है वो कंपल्सरी नहीं है, इट इज नॉट द कंपल्सरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट to implement all this policy in the state. It doesn't have any legally support. It doesn't have any it doesn't have any legally backing. उसको कोई लीगली बैकिंग नहीं है। अगर इसको गवर्नमेंट फॉलो नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट, तो हम उसको फॉलो करवाने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं लीगली तरीके से, कानूनी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो डिफरेंस है कि व्हाट इज द डिफरेंस? फंडामेंटल राइट्स इट इज कंपल्सरी, वो गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे आपके स्टेट के, नहीं देंगे तो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाला हो, उसको हम अदालत में घसीट सकते हैं, उसके अगेंस्ट में हम केस कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पोजीशन के ऊपर हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डजंट हैव अ लीगली सपोर्ट, doesn't have a backing of the judiciary. उसके अंदर कोई गवर्नमेंट के अंदर कोई कमी रह जाती है तो हम उसके अगेंस्ट में PIL नहीं कर सकते, रीट नहीं कर सकते, उसके जो अगेंस्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन का हम जो है वो इस प्रकार के केसेस नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये डिफरेंस है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल राइट्स। एम एक ही है, गोल एक ही है, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, पीपल, नेशन, डेमोक्रेसी, बट ओनली वन इज द डिफरेंस, उसको लीगली सपोर्ट, बहुत ही जबरदस्त लीगली सपोर्ट है फंडामेंटल राइट्स को। बट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डजंट हैव एनी लीगली बैकिंग और एनी लीगली सपोर्ट। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और जैसे मैंने आपको बताया, भले ही उसको लीगली सपोर्ट नहीं है, भले ही उसको लीगली बैकिंग नहीं है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अगर रूल करना है तो रूल ओवर द रेजिम, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर सेड कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को वापस आना है, लोगों के अगर वोट लेने हैं, लोगों के सामने अगर जाना है, तो वो अगर उनको अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना है तो उनको ये काम करने ही पड़ेंगे। अगर ये काम नहीं करेंगे तो पब्लिक वोट नहीं देगी, अपोजिशन पार्टी है वो उनके ऊपर धावा बोल देगी कि भाई ये तो कुछ काम के नहीं, ऐसे है ना वैसे है, और इलेक्शन में उनका जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो भले ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को बैकिंग सपोर्ट नहीं है, उसको लीगली सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसको पब्लिक का सपोर्ट है। और आप लोग जानते हो भारत के अंदर हम रिपब्लिकन है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, अल्टीमेटली पावर इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन पीपल। तो अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती तो फिर उसको उसका औकात जो है वो पब्लिक उसको बता देगी इलेक्शन के अंदर। तो इसको करवाना गवर्नमेंट के लिए फंडामेंटल राइट से भी कभी कभी इसको करवाना बहुत ही कंप्लीट, बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। इसके ऊपर तो कभी कभी पार्टी बनती है, गिरती है, और सरकारें बनती है, सरकारें गिरती है इस पॉलिसी को लेकर। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो हियर we have completed the lesson number 9, fundamental rights, fundamental duties and directive principle of the state policy. Jai Hind.